इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ते हैं। यदि आज अपना टॉपिक रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं? यदि कोई परमाणु का अणु हो गया, कोई भी भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि की संरचना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है, यानी किस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया जाता है, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। वापस से देखें, किसी परमाणु अणु या अन्य कोई भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों को वितरित किया जाता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु में या अणु में किस प्रकार वितरित रहते हैं उसका इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत जानते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले देखो, अपनी जो पीरियोडिक टेबल है, छोटा सा एक ग्राफ बना लेता हूँ पीरियोडिक टेबल का कि कैसे होती है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। क्योंकि आवर्त सारणी में के आधार, क्योंकि सारे परमाणु हैं या अणु हैं, उनको सार किसमें व्यवस्थित कर रखा है? पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में ही दर्शा रखा है। तो हम पता कर लेते हैं। तो ये अपना आवर्त सारणी में कुछ एक छोटा सा प्रारूप हो गया, मॉडल हो गया। तो आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक कौन से होते हैं? 4, S, P, G और F। तो S तो किस तरफ होता है आवर्त सारणी में? ये कौन सी साइड है? बाईं साइड, और ये दाईं साइड होगी। दाईं साइड कौन सा होता है? P ब्लॉक होता है, यानी बाईं साइड में S ब्लॉक होता है और दाईं साइड P ब्लॉक होता है। और बीच में कौन सा ब्लॉक होता है? D ब्लॉक होता है। और नीचे कौन सा होता है? F ब्लॉक होता है। इसमें याद रखें कि इनमें जो वर्ग संख्या होती है, S में कितनी होती है? 2 होती है, P में 6 होती है, D में 10 होती है और F में 14 होती है। या हो सकते हैं कि इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन ये आ सकते हैं कि S में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F जो कक्षक होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक लिखने का एक तरीका होता है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का तरीका है, जैसे हम 1 से 7 तक S को लिख देते हैं। क्योंकि 1 से 7 तक क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 क्या होते हैं? वैसे हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर आवर्त कितने होते हैं? आवर्त सारणी में आवर्त 7 ही होते हैं, ठीक है। तो 7 तक लिख लेते हैं S को साथ में। 1S, 2S, 3S, 4S, 5S और 6S और लास्ट है 7S। फिर 2 से स्टार्ट कर देते हैं P को, तो 2P, 3P, 4P, 6P, 5P, 6P और 7P। फिर 3 से स्टार्ट करते हैं D को, 3D, 4D, 5D, 6D और 7D। और 4 से स्टार्ट करते हैं इसको F, 4F, 5F और 6F और 7F। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। मतलब इस सीक्वेंस में आपको चारों ब्लॉक हैं उनको लिखना है। लिखने के बाद में ऊपर की साइड से इन सबको क्या करना है? तिरछा काटना है। तीर से क्या करना है? तिरछा काटना है ऐसे। फिर ऊपर की साइड से, याद रखना ऊपर की साइड से, फिर वापस ऊपर जाएंगे, फिर काटेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर काटेंगे, फिर काटेंगे, काटते चलो, काटते चलो, काटते चलो, सभी को काटना है। इससे काटने से फायदा क्या हुआ कि जो तीर के निशान से सबसे पहले कट रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? सबसे पहले भरे जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ऊपर सबसे पहले कौन कट रहा है? 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, 3P, 4S, 3D, 4D, 5D, 6D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P और 7S। फिर ये कट जाएंगे, मतलब ऐसा करके सारे के सारे कट जाएंगे। और ऊपर की साइड से इनको काटना है, तिरछा काटना है। इससे फायदा क्या होगा कि जो तीर के निशान से सबसे पहले कट रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? सबसे पहले भरे जाएंगे।
तो सबसे पहले देखो कौन कट रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले कट रहा है 1s, फिर कट रहा है 2s, फिर 2p, देख लो 2p कट रहा है, फिर 3s, फिर कट रहा है 3p, फिर 4s, फिर 4s, फिर कट रहा है 3p, फिर है 4p, फिर 5s। अच्छा लिख लेंगे। इससे ये फायदा होगा कि जैसे जैसे सबसे पहले कटेगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और आपने ये चीज पढ़ ली होगी, कोई भी उदासीन परमाणु होता है, उदासीन परमाणु होता है, उदासीन परमाणु के लिए हम एक बात याद रखते हैं कि P बराबर E बराबर क्या होता है Z। यानी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है ना। जब उदासीन होता है वो किसी प्रकार के तो इलेक्ट्रॉन अपना दान क्या होता है, नहीं ग्रहण किया होता है। अपने बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको न तो वो ग्रहण करता है नहीं त्यागता है। उस आधार पर क्या होता है, वो उदासीन होता ही है। और उसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन P यानी प्रोटॉन, E यानी इलेक्ट्रॉन, Z यानी परमाणु परमाणु, Z क्या होता है परमाणु परमाणु, E क्या होता है इलेक्ट्रॉन, P प्रोटॉन को प्रदर्शित करता है। और आपको सर अगर आवेशित होता है तो आवेशित अगर वो मान लो धनायन हो या ऋणायन, तो हर कंडीशन में P बराबर Z तो होता ही है, क्योंकि जितना परमाणु परमाणु होगा उतना ही क्या होता है प्रोटॉन तो होते ही है। तो ये बात भी याद रखना है। इसलिए याद रखनी है कि अपने को अगर परमाणु क्रमांक याद है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक याद है, तो अपने को उसकी इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था उसमें कैसे होगी, वो इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना ही तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप ध्यान रखें अवसानी में 4 ब्लॉक हैं S P D F। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। ये भी याद रखें P बराबर Z। और ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक तरीका है। और तरीके में इसको तिरछा काटना है लिखने के बाद में, और जो तीर के निशान सबसे पहले कटेगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित किए जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखते हैं इससे आगे कुछ जो अपने परमाणु है उनके एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, जैसे सबसे पहले कौन आता है, जैसे हाइड्रोजन आता है। सबसे पहले तो अपने को परमाणु क्रमांक को याद करना ही पड़ेगा, इसका मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो उससे पहले तो अपने को परमाणु क्रमांक याद करनी ही पड़ेगी। तो परमाणु क्रमांक याद करने के लिए आप याद कर लें कि सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यानी कम से कम आपको 30 तक तो याद कर लेने ही है, बाकी आप आगे भी याद कर सकते हैं। वैसे अपने प्रकृति में कितने हैं आपको याद हो तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, मतलब अपनी आवर्सानी या आधुनिक आवर्सानी वो कंप्लीट भर चुकी है। और ये भी याद रख लें कि प्रकृति में कितने हैं 92 ही है, मतलब 92 जो परमाणु क्रमांक है, 92 परमाणु क्रमांक तक यूरेनियम आता है, यहाँ तक तो प्रकृति में मौजूद है। और उसके बाद में जो भी परमाणु की खोज हुई है वो प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं। तो सबसे पहले याद रखें, सबसे पहले कौन आता है, जैसे हाइड्रोजन आता है, सबसे पहला हाइड्रोजन होता है। तो मैंने ये बात बताई थी कि P बराबर E बराबर क्या होता है Z। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1 ही होगा। तो सबसे पहले कौन कट रहा है 1s। ये जो संख्या दिख रही है आपको 1 2 3 4 3 4 5, ये क्या होती है, जैसे ये नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, कोष होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, इनकी संख्या को व्यवस्थित करता है, ये दर्शाता है। यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में, ये तीसरे में जा रहा है, ये चौथे में जा रहा है, ये सब बता रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s1। यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं इसको 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे हाइड्रोजन के बाद में हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 होता है, तो 2 होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास 2 ही होंगे। तो सबसे पहले कौन आता है अपने पास 1s आता है, और s के पास s में तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 हो गए। याद रखना ये जो हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या होता है स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। क्या होता है स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं। यानी कि ये 18वें वर्ग का है। याद रखना कि 18वें वर्ग में जो भी परमाणु आते हैं वो सारे के सारे स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। यानी इनके जो बायटम कोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आप बाहर नहीं निकालते, ना तो ये ग्रहण करता नहीं
त्यागता है, यानी कि स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्रदर्शित करते हैं, स्थायी होते हैं। और जो अब आवर्तसारणी में जो भी देखते हो, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या दान करते हैं, वो सारे के सारे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए करते हैं, या कह सकते हैं जो 18वें वर्ग में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके रूप में उनकी तरह अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या त्यागते हैं। थर्ड बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम के बाद में आता है लिथियम। तो लिथियम में लिखेंगे तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन मतलब लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, मतलब s तो कंप्लीट हो ही गया क्योंकि 3 तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, d में 10 आ सकते हैं और f में 14। ये बात बता चुका हूँ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट हो गए इस कक्षन में, तो नेक्स्ट वाला कक्षन लेना है। नेक्स्ट वाला कौन सा है, 2s है, 2s1, ठीक है। फिर इसी के साथ में एक चीज और बता दूं, चलो आपको संयोजकता भी मैं बता दूं, संयोजकता वैलेंसी मैं बता देता हूं। अब यहाँ पर देखो कि इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, या तो आप जो बाह्यतम कोश होता है कोई भी परमाणु का बाह्यतम कोश में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए या होनी चाहिए 8, या तो वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले या 0 कर ले। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को देखो, इसको 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे और 0 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो ग्रहण करना आसान हो गया, डोनेट करना तो आपको पता है कि डोनेट करना आसान होता है, इसलिए इसकी संयोजकता कैसे होती है, +1 होती है। और मैंने ये बताया कि ये तो क्या होते हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्रदर्शित करते हैं, और स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले अपनी संयोजकता 0 प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखो कि यहाँ तक तो स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, ये तो बदलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि लिथियम में आने के बाद में ये बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर भी इसका बाह्यतम कोश ये हो गया, ठीक है, दूसरे नंबर कोश पे चला गया। तो यहाँ पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वही 1 है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ हम कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता भी ज्ञात कर लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के बाद में आता है बेरिलियम। बेरिलियम 4 नंबर पे आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो चारों इसमें कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद में आप देखो यहाँ पर कितने इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 करने के लिए या तो क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या 2 को डोनेट कर ले। तो 2 को डोनेट करना ही इजी वे में होता है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर +2 संयोजकता प्रदर्शित करता है। 5वें नंबर पे देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में आता है बोरोन। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो 5 होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2s के बाद में कौन आता है, क्योंकि s में तो कंप्लीट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 के बाद में कौन आता है, 2p आता है, 2p1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका बाह्यतम कोश ये हो गया। बाह्यतम कोश कैसे भाई, 2 वाला सीरीज है, लास्ट में जो संख्या वाला है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 का मतलब या तो ये 5 ग्रहण करे या 3 त्याग दे, तो इसलिए क्या करेगा, ये 3 त्याग भी देगा। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर कार्बन आता है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, यानी इसका बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। तो आपको पता है 8 करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, त्याग ले, इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है +-4। एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे CO2 होता है और एक होता है CH4 होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन की आपको पता होनी चाहिए, अभी नेक्स्ट निकाल लेते हैं ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, -2 होती है। अब प्लस से आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो कौन सी संयोजकता दर्शा रहा है, +की, और यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, +1 है। +1 है, तो यहाँ पर ये किस रूप में, माइनस के फॉर्म में है, ठीक है। एक चीज और देखिए इसमें कि जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में जिस कक्षक में लास्ट का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाता है वह उसी ब्लॉक का तत्व होता है। जैसे यहाँ पर आप देखो कार्बन में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है, p ब्लॉक में जा रहा है, तो ये किस ब्लॉक का तत्व हो गया, p ब्लॉक का तत्व हो गया। जैसे बोरोन है, बोरोन में किस में जा रहा है, p में जा रहा है, तो ये p ब्लॉक का हो गया। बेरिलियम
एस में जा रहा है, मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लिथियम में एस में जा रहा है, हीलियम में एस में जा रहा है। लेकिन याद रखिए एस ब्लॉक का लिए कौन से ब्लॉक में रखा गया है, 18वें वर्ग में है, 18वें वर्ग को कौन से ब्लॉक में रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है। कौन से ब्लॉक में रखा गया है, पी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। और हाइड्रोजन किस में जा रहा है, अंतिम फर्स्ट में। वैसे इसको दर्शाते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन होता नहीं है क्योंकि ये आवर्तनीय क्या होता है, आवर्त तत्व होता है। ये क्या करता है, कभी किसके साथ, कभी पी ब्लॉक के साथ समानता दर्शाता है, या कभी एस ब्लॉक के साथ समानता दर्शाता है। इसलिए इसको वैसे आवर्तनीय का रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, बोरोन कार्बन। कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। तो 7 हो गए, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p। 2p कितना होगा, 7 है तो 4 हो गए, 3 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। और 5 है तो इसको 8 करने के लिए या तो 3 ग्रहण करेगा, 5 त्याग दे, तो ये क्या करेगा, 3 त्याग देगा और अपनी संयोजकता माइनस में दर्शाएगा। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। देख लो 2 2 4 4 8, मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 ही होता है। और इसकी संयोजकता देखिए, इसका बाह्यतम कोष ये रहा, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 4 6, मतलब इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे या 0 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। तो त्यागना तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, -2 होगी। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फिर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p। p में कितने आ सकते हैं, 6 आएंगे, तो अभी तक तो लिख सकते हैं, मतलब 4 तो हो गए और इसके पास 9 थे, मतलब यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ मैं, 5 लिख सकता हूँ। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तो हो ही गया। प्लस याद रखें, अब इसकी संयोजकता पता नहीं, तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 6 और 7 हो गए, मतलब 8 करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। और एक इलेक्ट्रॉन चाहने की वजह से ये इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसकी जो विद्युत ऋणता है वो सबसे ज्यादा होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो F की जो विद्युत ऋणता है वो सबसे ज्यादा होती है। तो F की संयोजकता कितनी होगी, -1 होगी। नाइट्रोजन क्लोरीन नियोन। उसके बाद में आता है नियोन। नियोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब आप देखो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8, मतलब ये इसका जो बाह्यतम कोष है वो कंप्लीट बन चुका। दूसरी बात याद रखिए कि ये नियोन कौन से वर्ग का है, 18वें वर्ग का है। और मैंने बताया 18वें वर्ग के जो तत्व होते हैं सारे एलिमेंट्स से होते हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं, इसलिए इनकी जो वैलेंसी होती है रहेगी 0, क्योंकि इसमें वैसे देख लो इसमें बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। हमने तो ये ग्रहण कर सकता नहीं त्याग सकता है, मतलब कंप्लीट हो गए, मतलब स्थायी हो गए। तो एक बार इस चीज को नोट करो। तो आपने 10 तक तो क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया। अब देखते हैं 11वें नंबर। 11वें नंबर पे कौन आएगा, सोडियम आता है। तो सोडियम आता है, सोडियम के पास परमाणु क्रमांक 11 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 11 हो गए। तो 11 हो गए, तो जैसे जैसे ये क्या है लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कैसे, इसमें सबसे पहले आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका हमने पढ़ लिया था कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले किस में बड़े जाएंगे, 1s में बड़े जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, क्योंकि नियोन में कंप्लीट बन चुका था। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 तो 8 8 तो 10 हो गए, मतलब इसके पास कितने 11, तो 11 है। तो नेक्स्ट वाला कौन सा है, 3s है, तो यहाँ पर 3s1 हो जाएगा। तो इसका बाह्यतम कोष ये हो गया 3s। तो इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो मैंने कहा था कि बाह्यतम कोष में 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 0 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसकी संयोजकता आ जाएगी +1 आ जाएगी। दूसरी बात ये याद रखें कि इसको अगर दूसरे तरीके से अपन लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ तक तो क्या है स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं, नियोन के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 3s, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ये भी बेस्ट, ठीक है। और याद रखें कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस ब्लॉक में जा रहा है, तो ये किसका हो गया, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। याद रखिए सिर्फ हीलियम के अलावा सारे हीलियम के अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है वो उसी ब्लॉक का तत्व होता है।
नेक्स्ट आता है 12 नंबर पे सोडियम। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका तरीका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा, ओ सॉरी 2, क्योंकि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो 10 तो यहाँ तक होंगे और ये 2 ये हो गए। या इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं नियोन, क्योंकि 10 ये हो गया और 3s2। बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 0 या 8 करने के लिए, 0 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसकी संयोजकता हो जाएगी प्लस की 2 हो जाएगी। नेक्स्ट सोडियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु क्रमांक तो याद करना ही पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करनी है अपने को, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए अपने को जेड तो याद करना ही पड़ेगा। अगर जेड याद है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बता देंगे। तो एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 कंप्लीट यहाँ तक। अब 3s के बाद में कौन आ रहा है? 3p आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3p1, क्योंकि एक ही तो चाहिए अपने को, 13 है तो 10 तो यहाँ तक हो गए, 12 और ये हो गए 13 हो गए। अब इसका बायतम कोष ये रहा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सॉरी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 है इसके बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन, तो 0 या 8 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? प्लस की 3 हो जाएगी। या इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं नियोन 3s2 3p1, ये भी बेस्ट है, क्योंकि ये में क्या हो जाता है कुछ बड़ा तरीका हो जाता है, बड़ा लिखने में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि 118 का जब लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास हमको पहले लिख के इसके बायतम कोष को लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे कौन आता है? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, कितने थे? 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो 14 हो गए, 10 तो यहाँ तक और 4 ये तो कितने हो गए? 14। तो इसके पास भी कितने बायतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब वही बात आ गई, या तो 4 ये ग्रेड पे लेगा या त्याग लेगा, तो इसकी कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस की 4 संयोजकता हो जाएगी। और याद रखिए, देख लो सोडियम s ब्लॉक का है, मैग्नीशियम भी s ब्लॉक का है, एल्यूमिनियम p ब्लॉक का एलिमेंट्स आ गया, सिलिकॉन भी p ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं नियोन 3s2 3p2 भी लिख सकते हैं। पता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस p, फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फास्फोरस के पास कितने हैं? 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 बच जाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ और जितने बचेंगे वो यहाँ, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये मैंने बता ही दिया, तो उस आधार पर बताते रहेंगे। तो इसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 8 करने के लिए कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब 5 जाएंगे तो ये 3 ग्रहण करता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? माइनस की 3। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नियोन 3s2 3p3। फिर देखो नेक्स्ट 16 नंबर पे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर। सल्फर कितने नंबर पे है? 16 पे आता है, तो 16 पे आता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना आएगा? p 10 यहाँ तक, 2 12 और कितने हैं अपने पास? 16, तो कितना आएगा? 4। देखो देखिए 10 और 4 और 2 6, मतलब 16 हो गए। इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 है, तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? प्लस की 2 सॉरी माइनस की 2, ठीक है। और ये किस ब्लॉक का तत्व हो गया? अगर मैं पूछूं कि सल्फर किस ब्लॉक का तत्व है, तो आप बता दो कि सर लास्ट का इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में जा रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया? p ब्लॉक का एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर के बाद में आता है क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन नहीं आएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आएगा, सॉरी सही है, क्लोरीन ही आएगा। क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये हो गया। ये इसका दूसरा तरीका, ये सल्फर का दूसरा तरीका देख लो, कैसे लिखेंगे? नियोन
बायतम फोर्स यही तो होगा, तो 3s2 और 3p4 हो गया। तो यहाँ पर देखो वापस क्लोरीन में, क्लोरीन का बायतम फोर्स ये रहा, बायतम फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7 है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रेड के माइनस की वन संयोजकता दर्शाएगा। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, नियॉन हो गया और 3s2 3p5। 18 में देखो, 18 पे कौन आता है, ऑर्गन आता है, और ऑर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। मतलब इसके बायतम फोर्स में कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया, तो इसका जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 0। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि आर्गन कौन से वर्ग का है, 18वें वर्ग का एलिमेंट्स है, और 18वें वर्ग का जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। ये क्या आ गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया, और इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। 19वें नंबर पे देखो, सल्फर क्लोरीन आर्गन, आर्गन की बात करते हैं पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p के बाद में कौन आ रहा है, 4s आ रहा है, तो 4s1 हो गया 19 ही इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया 19 कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका बायतम फोर्स यही तो होगा, तो इसके बायतम फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा और +1 की संयोजकता बताएगा। या इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, क्योंकि आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, स्थायी है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर्गन 18 तो ये हो गए, और एक ये लिख देंगे 4s1, ये देखो छोटा सा ही हो गया और ये कितना बड़ा है, ठीक है। और मैं कहूँ कि पोटेशियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पोटेशियम s ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट देखते हैं अपन 20 पे आता है कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसका, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास, कैसे कि 10 तो यहाँ तो हो गए, तो 10 और 2 12 12 और 6 18 18 2 20 हो गए, और इसके बायतम फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों को ध्यान कर देगा, और ध्यान करने के बाद में इसका जो संयोजकता वो प्लस की 2 होगी। मैं पूछूं कि कैल्शियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप बताओगे कि सर s का, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में जा रहा है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसका, जो हम लिख सकते हैं आर्गन ब्लॉक में करके 4s2, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर इसके बाद में तो और बता दो। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास 20 तक तो अपने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर लिया। अब इसमें देखो कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवादों को देख लेते हैं पहले, ठीक है। आप इसी प्रकार आप 118 तक तत्व हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं। जो अपवाद है सिर्फ मैं वो ही बता देता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये आ जाएगा, डी वाले में चले जाएंगे, फिर 4p में, फिर 5s, फिर आगे आगे जो भी आपको तरीका बताएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। एक देखो जो अपवाद है वो देखो, एक 24वें नंबर पर एक अपवाद आता है, 24वें नंबर पर आता है क्रोमियम Cr। इसका अपवाद कैसे है वो देखते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 24, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 24, तो लिखे हम तरीके से, सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, कितना आएगा 3d देखते हैं अपन, 10 यहाँ तक 12 18 20, कितने 24 है, तो यहाँ पर 4 हो जाना चाहिए, ऐसे बता रहा हूँ क्या है सही, आपके तरीके से बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है गलत इलेक्ट्रॉन विन्यास है। गलत कैसे है वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक नियम है उनमें लिखा गया है कि अर्धबरे कक्षक और पूर्ण बड़े कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसका अर्धबरे और पूर्ण भरे हो सकते हैं। बड़े जो कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि सर डी के पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इसको आधा करने के लिए कितना चाहिए, 5 चाहिए, और यहाँ पर कितना है 4 है,
अब कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर ले, अपन बात है कि जुगाड़ कर ले कहीं से, तो इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जुगाड़ कहां से करेगा, ये यहां से करेगा। जो इसका बाह्यतम कोष यही तो हो गया, बाह्यतम कोष से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर s से क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये अर्धभरित हो गया, अर्धभरित हो गया। तो अर्धभरित कक्षों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पर जाने के लिए जो कक्षा खाली है, यहाँ पर देखो बाह्यतम कोष में यहाँ पर द्विगुणित हो जाते हैं, एक ऐसे यहाँ पर s एक कक्षक होता है, और यहाँ पर कितने होंगे, 5 कक्षक होंगे। यहाँ पर पहले स्थिति क्या थी, ये वाली, पहले यही तो थी, पहले समान चक्रण वाले बने जाएंगे, ये थी। अब यहाँ पर तो क्या कर रहा है, द्विगुणित हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक कक्षक में, और एक खाली है, इसलिए क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलकर यहाँ पर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर तो एक ही रह जाएगा, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, और इसका स्थायित्व ज्यादा हो जाएगा। एक ये एग्जाम में ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना अपने तरीके में से वो है ही। उसके बाद में यहाँ पर ये याद रखना कि अर्धभरे और पूर्णभरे कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ से S से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर D में चला जाएगा। एक अपवाद और है, वो है 29वें नंबर पे। 29वें नंबर पे आता है कॉपर, Cu। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है, 29। 29 ही है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 29 ही होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना आएगा, देखते हैं अपन। 10 तो यहाँ तक हो गया, 18 20 और 29 है तो 9 हो गया। ये लो जी अपना हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास आपके तरीके से, लो जी सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे है वो देखो, क्योंकि आप अभी मैंने बताया कि अर्धभरे कक्षकों का और पूर्णभरे कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। अब इस डी ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए मतलब कैसे है, अब इस चीज से समझते हैं कि यहाँ पर भी आ गया, अब विपरीत चक्रण भी आ गया, यहाँ पर भी भरा होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर अकेला भी। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या कर रहा है ये, अब यहाँ पर इसको द्विगुणित होने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा जिसकी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हम बोल सकते हैं ये बात। तो यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकलकर यहाँ पर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर कितने रह जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहाँ पर 10 रह जाएंगे। और ये क्या है, इन दोनों के बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद रखना, इसके बाह्यतम कोष में 1 रह जाएगा, उसको पूर्ण भर दे देंगे, मतलब अर्धभरे और पूर्णभरे कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों को थोड़ा याद रखना, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, 6, क्योंकि नो 5 ही आएगा, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10 है, तो इन दोनों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4s1 और 3d5, और यहाँ पर हो जाएगा 4s1 3d10, क्योंकि अर्धभरे और पूर्णभरे कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में एक वीडियो। तो मेरे को लगता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आप किसी भी जो 118 कार्बन है, एलिमेंट है उनमें, उन सभी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो अपवाद है मैंने बता दिए हैं, तो ये अपवाद होते हैं जो एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, और आप बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।